हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हैं, कैसे रेंट पेड कर सकते हैं और कैसे उनको सैलरी पेड कर सकते हैं। देखो बेटा, अभी तक हमने अपना मेन जो इस चैप्टर का कंसर्न पॉइंट था वो था कि कैसे हम पीएनएल एप्रो अकाउंट बना सकते हैं। और हमने देखा था कि पीएनएल एप्रो अकाउंट से पहले समटाइम कभी कभी हमें रेयर कंडीशंस में क्या बनाना पड़ सकता है, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो हमने फॉर्मेट्स ना दोनों के बहुत अच्छे से अपनी प्रायर क्लासेस में देख लिए थे। और हमने इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करा था कि कैसे पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रो बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना कंसेप्ट का डिस्कशन कर दिया है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे हमें अपने पार्टनर को कमीशन देना हो या हमें अपने मैनेजर को कमीशन देना हो, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं या मैनेजर को दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अभी तक जो डिस्कस नहीं हुआ वो है कि कैसे हम अपने पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कैसे हम अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, कैसे हम अपने पार्टनर को रेंट वगैरह देते हैं। ये पॉइंट्स अभी तक डिस्कस नहीं हुए, तो बस इनको डिस्कस कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर, एक एक दो दो, जिससे कि हमारा बस यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो सैलरी कैसे देते हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देते हैं, रेंट कैसे देते हैं, ये बातें तो बेटा हम क्वेश्चन में भी समझ सकते थे। पर वही बात है बेटा कि हमारे पूरे इस देश में भांति भांति के बच्चे हो सकते हैं, इसलिए हर किसी को मैं कवर यहाँ पर करना चाहता हूँ, मेरी कोशिश है। इसलिए मैं सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड का कंसेप्ट अलग ले रहा हूँ। और देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का एमसीक्यू तो बन ही सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट पेड के क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद सैलरी पेड टू पार्टनर्स के क्वेश्चंस हैं। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर को रेंट पे करते हैं तो याद रखना वो पीएनएल अकाउंट में आता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का खर्चा होता है। ये मैं प्रायर क्लास में बता चुका हूँ, क्योंकि जब किसी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन लोन या किसी पार्टनर को हम रेंट देते हैं तो वो एज अ पार्टनर नहीं दे रहे होते, एज अ ओनर नहीं दे रहे होते, क्योंकि वहां पे ओनर ओनर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। सोचो कि एक पार्टनर, एक ओनर बिजनेस को लोन दे रहा है, तो अगर उसे बिजनेस को पैसा देना होता तो कैपिटल लगा सकता था ना ओनर बन के, पर नहीं, उसने बिजनेस को लेंडर बन के पैसा दिया है। तो अगर हमारा कोई भी ओनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो बेटा वो एज अ ओनर बनकर वहां पर रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो एक लेंडर बनकर वहां पे रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए वहां पर अगर हम अपने पार्टनर को एज अ लेंडर क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड करने के बदले इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, तो वो बिजनेस का बिजनेस एक्सपेंस है और बिजनेस को वो दिखाना पड़ता है पीएनएल अकाउंट में, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का एक्सपेंस हो जाता है। वहीं पे अगर हम रेंट पेड की बात करें तो सोचो कि अगर प्रॉपर्टी देनी ही थी, कोई बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर अगर कुछ देना ही था बिजनेस को, तो एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया जा सकता था, पर नहीं, पार्टनर ने, ओनर ने उसको एज अ रेंट बेसिस पे दिया। यानी यहाँ पर पार्टनर ओनर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे, एक लैंडलॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एज अ बोलते हैं ना कि एक लीज एग्रीमेंट कर रहा है फर्म के साथ कि मैं आपको अपना प्रॉपर्टी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए प्रोवाइड करूंगा और मीन वाइल उतने पीरियड का मैं रेंट चार्ज करूंगा। तो सोचो वहां पे वो ओनर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम किसी पार्टनर को और रेंट किसी पार्टनर को देते हैं तो वो पीएनएल एप्रो में नहीं आता है, वो पीएनएल अकाउंट में आता है, याद रखना। और सैलरी दे रहे हैं क्योंकि पार्टनर को, तो सैलरी इसलिए पीएनएल एप्रो में आ रहा है बेटा क्योंकि सैलरी उसके एफर्ट के लिए दिया जा रहा है, कि हाँ ओनर बिजनेस में ओनर की तरह एफर्ट दे रहा है। अगर वो कहीं और एफर्ट देता तो शायद उसे सैलरी वगैरह मिलती। चलो, हमारा ओनर हमारे बिजनेस में एफर्ट दे रहा है तो उसको क्या देते हैं, सैलरी। तो सैलरी हम उसे एज अ ओनर की तरह दे रहे हैं, तो इसलिए पीएनएल एप्रो अकाउंट में ये शो होगा, ठीक है। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हम दे रहे हैं तो पीएनएल अकाउंट में आता है, और सैलरी देना कहाँ आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, पर वही है कि जब आज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैंने इस पे अलग से बात कर ली। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। देखो, लिखा है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो 3:2 है। ए प्रोवाइड कर रहा है लोन 1 अप्रैल 2024 को। देखो, ए जो पार्टनर है वो प्रोवाइड कर रहा है लोन 1 अप्रैल 2024 को। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 को लोन दे रहा है हमारा पार्टनर ए टू अ फर्म को, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, और जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 12% पर एनम का, ठीक है।
यानी ए बोल रहा है मैं लोन दे दूंगा पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए 12% पर एनम का। एज्यूम करो कि ईयर एंड होता है 31 मार्च को, यानी बिजनेस फॉलो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। तो सोचो अगर एक पार्टनर लोन दे रहा है 1 अप्रैल को ही, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही, तो इट मीन्स उसने बिजनेस को करंट अकाउंटिंग ईयर में पूरे साल भर लोन दिया, है ना। क्योंकि अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, तो अगर कोई पार्टनर अगर लोन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दे रहा है तो इट मीन्स उसने पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए बिजनेस को क्या दे रखा है, लोन। तो इसका मतलब है कि उसे पूरे साल का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो फाइंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू ए, कहा कि ए को बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन से यहाँ पे करके रखे हुए हैं जिससे कि हम जल्दी जल्दी आगे निकल पाए। ठीक है, और आपका भी समय कम लगे, ठीक है, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए जल्दी जल्दी। तो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। तो जैसे कैलकुलेशन करा हमने आंसर नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कि हम कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ए को, तो हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला है 1 लाख रुपए का। देखो लोन दिया है किसने, ए ने, और क्योंकि उसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दे दिया तो 12% का उसे इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। अब अगर आप आगे प्रोपोर्शनेट भी करोगे ना तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीने में से, तो ये कट पिट के 1 ही होना है। और 1 लाख का 12% होता है 12,000, और 12,000 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 12,000 ही आता है। इसलिए जब हम पूरे साल का इंटरेस्ट देते हैं तो वहां पे प्रोपोर्शनेट नहीं करते आगे। ठीक है, हाँ 6 महीने, 3 महीने, या मान लो 9 महीने का इंटरेस्ट देते तो फिर तब प्रोपोर्शनेट करना होगा। ठीक है, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट बन गया 1 लाख का 12%, 12,000। वहीं पर उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला है ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, 3:2 सेम। सेम ए प्रोवाइड लोन कर रहा है बट कौन सी तारीख को कर रहा है, 1 अक्टूबर 2024 को कर रहा है। कितने अमाउंट के साथ कर रहा है, कितने अमाउंट के साथ दे रहा है फर्म को लोन, 1 लाख रुपए के अमाउंट के साथ फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा पार्टनर के द्वारा लोन के ऊपर वो करा जाएगा 12% पर एनम, यानी इंटरेस्ट विल पेड बाय द फर्म एट द रेट 12%। एज्यूम करो ईयर एंड होता है 31 मार्च को, हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन ए को कितना मिलेगा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। देखो पूरा क्वेश्चन सेम ही है वो, बस यहाँ पर आपने डेट चेंज कर दी। यहाँ पर पार्टनर जो ए है वो फर्म को लोन दे रहा है 1 अक्टूबर 2024 को। तो सोचो मिड ऑफ द ईयर में दे रहे हैं, क्योंकि अगर बिजनेस खत्म होता है 31 मार्च को तो स्टार्ट होता होगा अप्रैल से। तो सोचो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, यानी 6 महीने तक लोन नहीं दिया गया है। तो यानी 1 अक्टूबर से लोन दिया गया है तो अक्टूबर से गिन लीजिए मार्च तक 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का ही क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा ए को। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अमाउंट निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू ए। हमने कहा चलो ठीक है। तो देखो आंसर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम निकालेंगे वो 1 लाख रुपए के, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, 1 लाख के अमाउंट के ऊपर निकालेंगे। 12% का इंटरेस्ट देंगे, पर इस दफा पूरे साल का नहीं देंगे क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को। याद रखना ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ रखा है। ठीक है, पार्टनर बीच में लोन दे देता है या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लोन दे देता है तो उसका इंटरेस्ट निकालो, तो इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। तो 6/12 करेंगे क्योंकि 6 महीने ही बचते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बचते हैं। तो 6 महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट देंगे 12 महीने में से। सॉल्व करोगे तो 6,000 आ जाएगा। ये देखो 12 से 12 वैसे ही कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 1000 × 6 करोगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। तो पहले का 12,000 आया, दूसरे का 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि ए और बी वंस अगेन वही दो पार्टनर्स हैं, रेशो 3:2 है। सेम ए प्रोवाइड कर रहा है लोन, बट अब कौन सी तारीख को कर रहा है, 1 जुलाई 2024 को कर रहा है। तो क्या डेट चेंज होगी दोबारा, हाँ। लोन सेम अमाउंट का दिया जा रहा है फर्म को 1 लाख रुपए का, और फर्म को इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है 12% पर एनम से अपने पार्टनर को। एज्यूम करो ईयर एंड होता है सेम 31 मार्च को। आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन देना है किसको, ए। ठीक है, तो उसके लिए अमाउंट निकालो कि कितना आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे ए को। हमने कहा चलो ये निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे हैं, सेम 1 लाख का अमाउंट दिया है ए ने, 12% का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। पर क्योंकि उसने लोन इस दफा 1 जुलाई को दिया है, तो देखो अप्रैल, मई, जून तक तो उसने कोई लोन नहीं दिया था, तो 3 महीने, 12 में से 3 कैंसिल कर दो, कितने बचते हैं, 9 मंथ। तो सिर्फ 9 महीने का ही क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। क्योंकि जुलाई से, 1 जुलाई से अगर आप मार्च तक गिनते हो तो पूरे 9 महीने निकल कर आते हैं। तो 9 महीने का हम यहाँ पर अपने पार्टनर को क्या देंगे,
इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो 1 लाख का 12% निकाला और आगे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा क्योंकि 1 जुलाई को लोन दिया गया है, तो 9/12। तो देखो ये तो सेम सिंपल हो गया, 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 1000 इंटू 9 करोगे 9000 आ गए। सिंपल है। बाकी इंटरेस्ट लोन को वंस अगेन कहाँ दिखाया जाता है, पीएनएल अकाउंट में दिखाया जाता है, जहाँ आप अपने पार्टनर को ही क्यों ना पे कर रहे हो, क्योंकि वहां पे पार्टनर पार्टनर की तरह रोल प्ले ना करके एक थर्ड पार्टी यानी लेंडर की तरह रोल प्ले कर रहा है, बिजनेस को लोन दे रहा है। इसलिए याद रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसलिए पीएनएल एप्रो में नहीं आता, कभी भी कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में। ये बात आप ध्यान में रखिए, बार बार इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इतना बताने के बावजूद भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बिल्कुल यहाँ पे अटेंटिव होते हुए चलना है। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो, इस दुनिया में, ठीक है, देखो शॉर्टकट मारोगे, जल्दबाजी के चक्कर में रहोगे तो हमेशा जाओगे। और मेहनत का ना बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत अगर आप कर रहे हो ना, तो इट विल टेक टाइम, और वहां पे चाहिए आपका मेन डिसिप्लिन। ठीक है, भले आप मेरी वीडियो या किसी भी टीचर की वीडियो देखो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो, आप किसी भी टीचर की वीडियो देखो, बट अगर आप वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, ठीक है, आप रोज मान लो जो भी उनके क्लासेस फॉलो करते हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, ठीक है, चाहे वो 10 ही मिनट की क्यों ना हो, बट अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन है, तो आप उस डिसिप्लिन को पकड़कर मेरे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसलिए याद रखें मेरे बच्चे कि डिसिप्लिन जब आप बनाओगे, जब आप कंसिस्टेंसी बनाओगे, रोज क्लासेस देखोगे ना, तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट ना आपके कभी बोलते ना आपको दिक्कत ही नहीं करेंगे। अब होता है क्या है, हम एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद देखते नहीं है क्लासेस, फिर उसके बाद जम जम करते रहते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहती नहीं है, तो फिर कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं हो पाते। तो मेक श्योर कि अगर आप चीजें पढ़ रहे हो तो कांस्टेंट होके पढ़ो, अपना 100% दो, क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप, ठीक है, आपके लवेबल्स जो है वो सब है बेटा, उन सब के एफर्ट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपने लिए नहीं, आप अपने पूरी फैमिली के लिए, और ऑब्वियसली बात है कल के दिन पढ़कर आप इस समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, तो इट इज गुड कि आप अगर अच्छे से अपना पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन रखते हो, तो आपका, आपकी फैमिली और सोसाइटी का, इस पूरे देश का भला होगा। ठीक है, छोटी, देखो बहुत छोटी सी बात है पर बड़ी बात है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए पढ़ते रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करते रहो, और अपने अंदर का मोटिवेशन कम मत होने दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद मेरे बच्चे अगर हम देखें रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है, तो रेंट पेड टू पार्टनर अगर हम कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने इसके रखे हैं। सेम ए और बी आपके पास 2 पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2 है। 1 अप्रैल 2024 को ना बी पार्टनर जो है, बी, वो ना बिल्डिंग दे रहा है, बी गिव बिल्डिंग ऑन अ रेंटल बेसिस टू अ फर्म। फर्म को रेंटल बेसिस पे क्या दे रहा है, ये बिल्डिंग दे रहा है हमारा पार्टनर बी। अब बताओ यहाँ पर क्या ये ओनर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं? अगर ओनर होता तो एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही बिजनेस को बिल्डिंग दे देता कि यूज कर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी कैपिटल है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। पर उसने बिजनेस को ये बिल्डिंग दी है, बट किस बेसिस पे दी है, रेंटल बेसिस पे दी है। तो मतलब यहाँ पे वो एक लैंडलॉर्ड या एक लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लेसर बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो क्या दे रहा है, अपना जो बिल्डिंग दे रहा है किराए पे दे रहा है। तो इसने अपनी बिल्डिंग का जो किराया रखा है वो रखा है 2000 पर मंथ, यानी फर्म को जो बिल्डिंग पे रेंट देना है वो 2000 पर मंथ देना है। एज्यूम करो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। अब बताओ, बी ने अपनी बिल्डिंग जो रेंटल बेसिस पे दी थी, कब दी थी, अप्रैल में, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। तो पूरे साल तक का हमें क्या देना पड़ेगा, बी को रेंट देना पड़ेगा। क्या है, फाइंड करो अमाउंट रेंट पेबल टू बी। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 है, देखो कैलकुलेशन ऑफ रेंट पेबल टू बी। तो कितना रेंट पेबल करना है हमने बी को, 2000 एक महीने का है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही बिजनेस को बिल्डिंग दे दी थी रेंट पे। तो पूरे साल का इंटरेस्ट, पूरे साल का रेंट दिया जाएगा, 12 महीने का रेंट दिया जाएगा। तो 2000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, पूरे साल का रेंट 24,000। सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कि ए और बी हमारे पास 2 पार्टनर्स है, वंस अगेन 3:2 यहाँ पर रेशो है। 1 दिसंबर को इस बार 2024 को बिल्डिंग रेंट पे दी जा रही है बी के द्वारा ऑन अ रेंटल बेसिस। ठीक है, तो लिखा है ना, ऑन 1 दिसंबर 2024 बी गिव बिल्डिंग ऑन अ रेंटल बेसिस टू फर्म एट द रेट ₹2000 पर मंथ। सेम 2000 पर मंथ बेसिस पे बी ने बिल्डिंग रेंट पे दी, बट डेट चेंज हो गई है, दी है 1 दिसंबर को, दी है 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च में आपका ईयर क्लोज होता है, तो 4 ही महीने के लिए उसने करंट अकाउंटिंग पीरियड में
बिल्डिंग अपनी रेंट पे दी है तो 4 महीने का ही रेंट देंगे। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड अमाउंट रेंट पेबल टू बी। अब सोचो 1 महीने का 2,000 है तो 4 महीने का 8,000 हो गए। देखो इतना सिंपल है, ठीक है। बट फिर भी इसका कैलकुलेशन हमने करा है। देखो 2,000 इंटू 4 मंथ कर दिया, 8,000 का रेंट निकल कर हमें, ईजी है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सैलरी, कि सैलरी कैसे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो इसके ऊपर कि ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच का रेशो है 3:2। सैलरी विल बी गिवन टू ए ऑफ 5,000 पर मंथ, कि हमें ए को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ बेसिस पे और बी को देनी है 4,000 पर मंथ बेसिस पे। एज्यूम है कि ईयर एंड जो हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है, ठीक है, यानी आपका साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। अब देखो ये तो बताया नहीं कि सैलरी हम जो दे रहे हैं वो पूरे साल की दे रहे हैं या 9 महीने के लिए दे रहे हैं, 6 महीने के लिए दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो हम मानेंगे जो सैलरी हम ए और बी को दे रहे हैं 5,000 पर मंथ और 4,000 पर मंथ, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही दे रहे हैं। जब तुम कुछ नहीं बताओगे तो हम तो यही मानेंगे भाई। और कैलकुलेट करो सैलरी पेबल टू ए एंड बी, कि ए एंड बी को सैलरी कितनी मिलेगी। तो सिंपल है, हम कहेंगे कि हमें सैलरी पेबल निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी पेबल, तो हम पहले निकालेंगे सैलरी टू ए, दूसरा निकालेंगे सैलरी टू बी। देखो ए की सैलरी थी 5,000, बी की सैलरी थी 4,000, ठीक है। 5,000 ए की और बी की कितनी थी 4,000, ठीक है। और ये पर मंथ है, पीएम लिखा है इनके आगे, पर मंथ। तो इट मीन्स 1 महीने की अगर ये सैलरीज है तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 12। तो 5,000 इंटू 12 करोगे तो 60,000 आएगा, 4,000 इंटू 12 करोगे तो 48,000 आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। तो सिंपल है यार, आराम से हो सकता है। मैंने बस ये क्लास इसलिए रखी कि बच्चे कहते हैं कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेंट के कंसेप्ट नहीं कराया आपने, तो इसलिए मैं वो करा रहा हूँ, जिससे कि किसी बच्चे के मन के अंदर कोई डाउट ना रहे। पर है बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी के, देखो ए और बी यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं अपनी फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सैलरी देनी है ए को 80,000 पर एनम पूरे साल की। अब पर मंथ नहीं है, वो पीए है। पीए का मतलब होता है पर एनम, ठीक है, यानी पूरे साल, पर ईयर। और वैसे ही हमें बी को भी सैलरी देनी है 1,20,000 पर एनम, यानी पर ईयर बेसिस पे। एज्यूम करो ईयर एंड होता है सेम 31 मार्च को और आपको सैलरी पेबल टू ए और बी निकालनी है। अब देखो जब ये ऑलरेडी पूरे साल की सैलरी है 80,000 पर एनम और 1,20,000 पर एनम, तो फिर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। ये तो एग्जैक्टली यही सैलरी मान ली जाएगी पूरे साल की। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो सैलरी टू ए 80,000, सैलरी टू बी 1,20,000, क्योंकि यही पूरे साल की सैलरी है। इसमें क्या ही दिमाग लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए और बी ना दो पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है, ठीक है। सैलरी डिमांड बाय पार्टनर ए एंड बी इज 20,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मान लो पूरे साल के लिए पार्टनर ए और बी 20,000 और 40,000 की सैलरी डिमांड कर रहे हैं। अब लिखा तो है नहीं कि ये पर मंथ है कि पर एनम, तो मान लेंगे पूरे साल की ये सैलरी है जो डिमांड कर रहे हैं ए और बी। बट जो पार्टनरशिप डीड है ना ए और बी के बीच में रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सैलरी, वो साइलेंट है। मतलब इन्होंने कोई रूल एंड रेगुलेशन बना ही नहीं रखा सैलरी को लेकर। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको पता है ना पार्टनरशिप फॉर्म पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में साफ साफ बोला गया है कि अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए, रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, तो ऐसे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बाय डिफॉल्ट रूल लगते हैं। और जो बाय डिफॉल्ट रूल है जो एक्ट में दिए गए हैं वो है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है, वो भी 6% पर एनम से। ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको रूल्स बताए थे, आई होप सो कि आपको याद होगा। नहीं है तो आप वीडियोस पास्ट की देख कर आ सकते हो, ठीक है। पर मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बोलते हैं ना कि कैपिटल नॉट नॉट अलाउड होता है। फिर हमने देखा था सैलरी क्या होता है, नॉट अलाउड होता है। कमीशन भी नॉट अलाउड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म नहीं ले सकती, वो भी नॉट अलाउड होता है, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से अलाउ होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो सैलरी के लिए जब साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, तो ऑफकोर्स हम किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या रहे हैं, कैलकुलेट करो सैलरी पेबल टू ए एंड बी। भाई कैसे कर दे, पार्टनरशिप डीड तो क्या है, साइलेंट है। तो देखो लिख दिया एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन सैलरी पेड टू पार्टनर देन नो सैलरी इज अलाउड इन दैट केस। तो कोई सैलरी इस केस में अलाउ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने पार्टनरशिप डेट मेंटेन नहीं कर रखी है। बोलो बात समझ में आ गई? यस।
तो इसी के साथ बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन लोन भी टॉपिक कवर कर लिया, रेंट पेड टू पार्टनर भी टॉपिक कवर कर लिया, सैलरी टू पार्टनर का भी टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, तो आपको ना अब अच्छे से आ चुका है पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रो के हर एक आइटम के बारे में। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, पर अब इनको करने के बाद देखो, क्योंकि हम सारे पीएनएल अकाउंट के अंदर कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। देखो बैड डेट तो नॉर्मली होता है, वैसे ये दिया हुआ नहीं होता, पर अगर बैड डेट होगा तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है, तो इसके लिए कुछ अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन आप सीख चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सीख चुके हो। जनरल रिजर्व बोलते हैं ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, अमाउंट दिया रहेगा या एक परसेंटेज दिया जाएगा, जो हमें रेस्ट प्रॉफिट जो हमारे पास जनरल रिजर्व से पहले का जो प्रॉफिट आएगा उस पर हमें उतना कम परसेंटेज देना है, तो हम रिजर्व बना सकते हैं। और लास्ट में अपना प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, अमूमन प्रॉफिट ही आता है, पर फिर भी अगर प्रॉफिट या लॉस आ रहा है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। तो ये सब चीजें अब आपको पता है, अच्छे से पता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा ना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ही आप इसको पढ़ लोगे ना, तो आप अपने फुल फ्लैश क्वेश्चंस, यानी जो एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको अपना पीएनएल अप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, वो आप रेडी हो जाओगे कि कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है। बस कल का लेक्चर आपको अच्छे से देखना होगा। तो याद रखें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो डिस्कस्ड होगा वो इस पॉइंट पर होगा। आई होप सो मेरे बच्चे कि आप अच्छे से आ, बोलते ना अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, किसी के कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एज फास्ट पॉसिबल मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ठीक है, एंड जो भी नियर बाय एरिया में जो नीडी बच्चे हैं, जो बोलते हैं कि अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उनको आप ये क्लासेस, ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्प्रूव कर पाया बेटा मैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। ठीक है, तो यस, मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब टाटा बाय बाय, सही हो ना।